नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई लेक्चर सीरीज में। आज से हम पॉलिटी, राजनीति एवं संविधान की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यह आईएएस, आरएएस और बाकी सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आज के लेक्चर में हम राजनीति और संविधान का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि राजनीति का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, राजनीति के प्रकार क्या होते हैं, और आगे इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कितने लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो पूरा पूरा सिलेबस देख लेंगे। करीब करीब 39 या 40 लेक्चर हम इस सीरीज में देखेंगे। एक एक टॉपिक को मैं सिलेबस के हिसाब से लिखा दूंगा आपके लिए। तो इस तरीके से हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। राजनीति आपने बहुत बहुत बार सुना होगा। राजनीति का मतलब क्या होता है ये समझिए। दो शब्द हैं, राज और नीति। राज का मतलब होता है राज्य, और नीति यानी नियम। किसी भी राज्य के नियम जो होते हैं उन्हें बोलते हैं राजनीति। अगर देख लीजिए आप इस तरीके से, ये राजनीति है, इसका हुआ राज्य का, और नीति का मतलब हुआ नियम। तो किसी भी राज्य में उस राज्य की जो प्रजा है उनके रहने के लिए जो नियम जरूरी होते हैं उन्हें बोला जाता है राजनीति। और अगर इन नियमों को, अगर ये जो नियम है इन नियमों को एक किताब में लिख दिया जाए, एक बुक में लिख दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, तो उसे बोला जाता है संविधान। संविधान, संविधान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून। समान है जो कानून सभी नागरिकों के लिए, इसका मतलब हुआ संविधान। इसे देख लीजिए, सम और विधान। समान है जो कानून किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान। तो किसी भी राज्य में अगर 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, 1 करोड़ नागरिक रह रहे हैं, तो संविधान में जो नियम लिखे गए हैं वो 1 करोड़ सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। उसमें कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होगा, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि देश के राष्ट्रपति के लिए वो कानून लागू नहीं होंगे जो एक सामान्य नागरिक के लिए लागू होंगे। तो ऐसा कानून, ऐसा विधान जो सभी के लिए समान है वो संविधान कहलाता है। संविधान यानी राजनीति के जो नियम है उन्हें एक पुस्तक में लिख देना क्या कहलाता है, संविधान। अभी इसी तरीके से समझो, ये राज्य के नियम है और इन्हें अगर किताब में लिख दिया तो क्या कहला देगा, संविधान। तो मेरे हिसाब से आपको राजनीति और संविधान में अंतर समझ में आ गया होगा। राजनीति का इंग्लिश वर्ड है पॉलिटी। ये पॉलिटिया नाम से एक शब्द से लिया गया है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक में आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रीक जो देश है यूनान वाला, वहां पे बोली जाती थी। तो वहां पे पुराने समय पे राजनीतिक दर्शन के विचारक पैदा हुए थे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। तो उन्होंने ज्यादातर राजनीतिक विचारधाराएं पश्चिमी सभ्यता वालों के हिसाब से दी थी। अपने भारत में भी मौर्य साम्राज्य के समय चंद्रगुप्त के साम्राज्य में विष्णुगुप्त या चाणक्य नाम से एक महान प्रधानमंत्री थे, महान राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी राजनीति का वर्णन किया गया है पूर्ण रूप से, किसी भी राज्य को राजनीति कैसे चलानी चाहिए। ठीक है, आपको जो पुराने विचारक हैं उनके नाम याद रख लेना। ग्रीक में प्लेटो, अरस्तु, और भारत में चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से हमने राजनीति का तो मतलब समझ लिया है। अब एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं राजनीति क्या होती है, कैसे काम करती है। मान लीजिए कि एक गांव है और इस गांव में 100 घर हैं। ये हमारा गांव है, ये गांव बना दिया मैंने, और इस गांव में 100 घर हैं। 100 घर यानी इस तरीके से अलग अलग घर हैं, एक घर, दो घर, तीन, चार, इस तरीके से पूरे 100 घर हैं। बीच में भी अलग अलग घर हैं, इस तरीके से इस पूरे गांव में 100 घर हैं। अब निश्चित सी बात है कि सभी 100 घर जो हैं वो एक ही जाति के तो होंगे नहीं, एक ही धर्म के तो होंगे नहीं। सभी अलग अलग, कुछ एक अलग जाति के होंगे, कुछ अलग धर्म के होंगे, कुछ एक रंग, कुछ एक लोगों का रंग अलग होगा, कुछ एक लोगों का व्यवसाय अलग होगा, कुछ एक लोग जो होंगे सो कॉल्ड हायर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के होंगे। सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, यानी ऐसा झूठा प्रोपागेंडा जो होता नहीं है पर बोला जाता है। कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता, लेकिन अगर समाज ने बना रखा है तो वो बात बोल रहा हूँ, सो कॉल्ड तथाकथित। मान लीजिए कि इस 100 घरों में से 80 घर हिंदू हैं, उसके बाद में 15 घर मुस्लिम हैं, और बचे 5 घर अन्य धर्म से हैं, यानी अलग अलग धर्म के लोग इस गांव में हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, हिंदू धर्म जो है उसमें अलग अलग कास्ट या अलग अलग जातियां होंगी। निश्चित सी बात है, अलग अलग कास्ट होंगी, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी होंगी, अपने अपने अलग अलग लेवल के बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती हैं अपनी।
तो उनमें से हिंदू धर्म अलग अलग भागों में बट जाएगा कि हाँ भाई इसकी कास्ट ये है, इसकी जाति ये, इसकी इस तरीके से अलग अलग हो गए। ऐसे ही मुस्लिमों में भी बहुत सारे अलग अलग फिरके होते हैं, अलग अलग मजहब के हिसाब से बेहतर संप्रदाय बताते हैं मुस्लिमों के, लेकिन बहुत सारी कास्ट होती हैं और अन्य के अंदर भी बहुत सारी कास्ट होंगी। तो धर्म के आधार पे बांट दिया, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे भी अलग अलग होंगे, किसी का रंग गोरा होगा, किसी का सांवला, किसी का काला, व्यवसाय के आधार पे भी अलग होंगे, कुल और परिवार के आधार पे भी अब अलग अलग होंगे। अब मान लो कि पुराने समय पे यहाँ पे कोई नियम नहीं है, इन सभी 100 लोगों को छूट दी हुई है, तुम तुम्हारे हिसाब से जो मन में आए वो करो। इस गांव में बीच में यहाँ पे बहुत सारी खेती है, इस गांव में बहुत सारे पशु भी हैं, जानवर ही हैं, इस गांव में तालाब भी है। अब क्या होगा कि कोई नियम नहीं है, सभी को छूट है, तुम जहां चाहो वहां वैसे रहो, यानी अराजकता है। तो जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा पावर होगी, जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा ताकत होगी, वो इन सभी चीजों पे कब्जा करने लग जाएगा, यानी इन खेतों पे कब्जा करने लग जाएगा जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा पावर होगी। जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा पावर होगी वो इन तालाबों पे या नदियों के पानी पे कब्जा करने लग जाएगा। जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा पावर होगी वो जितने भी पशु हैं उन पे भी कब्जा करने लग जाएगा। तो बाकी के लोग जो बचे उनके लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बाकी के जो लोग बचे उनके लिए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसलिए अराजकता ना फैले, इसलिए उन गांव के लोगों को मिलके, पंच यानी बुजुर्ग लोगों को मिलके नियम बनाना पड़ेगा कि ऐसा करते हैं भाई साहब, सभी अपने घर घर से, अब सभी लोग अपने घर से एक एक मुखिया भेजो। हर घर में 10-10 सदस्य होते हैं, यहाँ एक्सप्लेन और कर देता हूँ। 100 घर हैं और हर घर में 10 सदस्य मान लिए मैंने, तो कुल गांव की जनसंख्या हो गई 1000। इस गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 1000 है। सभी घर जाति धर्म रंग भेद सबके आधार पे अलग अलग है, सबकी अलग अलग सोच है। तो वहां पे हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होंगे। अगर किसी ने खेत पे कब्जा कर लिया तो दूसरा व्यक्ति लठ लेके आ जाएगा, नहीं ये मेरा खेत। अगर किसी ने पशुओं पे कब्जा कर लिया, हो सकता है दूसरा व्यक्ति प्रतिरोध करे तो आपस में उनमें लड़ाई होगी। तो ये लड़ाई रोकने के लिए, इस संपत्ति का सही ढंग से उपयोग करने के लिए उस गांव के लोगों को मिलके नियम बनाने पड़ेंगे। एक पूरा परिषद बना के, एक पंच बना के, सरपंच बना के उस गांव के लिए नियम बनाने पड़ेंगे कि भाई साहब ये जो खेत है ये इस व्यक्ति का है, ये जो तालाब है इसमें से सभी पानी पी सकते हैं, इसमें से सभी भैंसों को पानी पिलाया जा सकता है, ये जो भैंसे हैं ये स्पेशल इस व्यक्ति की हैं। अब इस व्यक्ति के भैंसों को आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते, अगर आप इन्हें छीन रहे हो तो आपको सजा मिलेगी। यानी ताकत के बल पे, लठ के बल पे वहां पे कुछ गलत काम नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य में नियम बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं राज्य में नियम क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ रही है। मैं गांव को ही राज्य बोल रहा हूँ इस समय, गांव को ही राज्य मान लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राज्य में नियम क्यों बनाए, अगर नियम नहीं बनाओगे, बोलते हैं वो लोग आजादी के समर्थक होते हैं, उन्हें कुछ अनार्किस्ट बोला जा सकता है, आपको अराजकतावादी बोला जा सकता है। तो वो बोलते हैं कि नियम बनाने की क्या जरूरत है, हम तो फ्री पैदा हुए थे, फ्री मर जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो हम जैसे चाहें वैसे हम घूमना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। मुझे किसी की भैंस दिख गई कब्जा कर लिया, मुझे किसी का तालाब दिख गया, जो ताकत वाला जो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब ये नियम नहीं होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े में लड़ लड़ के पूरा समाज ही नष्ट हो जाता है। तो उस लड़ाई झगड़ों से बचाने के लिए उस गांव के लोगों को एक एक मुखिया बुलाना पड़ेगा, एक पूरी पंचायत बनानी पड़ेगी, उस पंचायत में से मंत्री परिषद बनानी पड़ेगी, उनका भी एक पूर्ण रूप से एक मुखिया सरपंच बनाना पड़ेगा, और उस गांव के लिए नियम बनाने पड़ेंगे कि इस रास्ते में, ये जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते में आगे बढ़ के कोई घर नहीं बना सकता, अगर घर बना रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। ये जो तालाब है इसमें कोई खेती नहीं कर सकता, ये सिर्फ पानी के लिए है, इस पे किसी का पर्सनली कब्जा नहीं है, अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। किसी व्यक्ति की जो मेड़ है या खेत है उसको काट नहीं सकते आप, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरीके से गांव के सभी बड़े बड़े बुजुर्गों ने देख के उन सभी 100 जो परिवार हैं उनसे बोला कि आप एक एक मुखिया हमारे पास में भेजो। मान लेते हैं गांव में बीच में सभी 100 परिवारों ने, ये 100 परिवार हैं, सभी अलग अलग जाति धर्म रंग व्यवसाय पे अलग अलग बटे हुए हैं। इन्होंने बोला कि आप 100 सदस्य भेजिए। यहाँ पे परिवार की गांव की जनसंख्या 1000, हर घर में 10 सदस्य माने हैं, मैंने माने हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं। अब यहाँ से एक सदस्य यहाँ से जाएगा, एक सदस्य यहाँ से, हर परिवार से एक सदस्य जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के कितने खड़े हो जाएंगे, 100 लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसे बोल देते हैं पंचायत या संसद। क्या बोल देते हैं, पंचायत ही मान लेते हैं, गांव की बात चल रही है अभी तक। यहाँ पंचायत में मिल बैठ के एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी, और ये मंत्री परिषद और ये 100 लोग ये नियम बनाएंगे
कि गांव में किस व्यक्ति के लिए क्या मिलेगा, गांव में किस व्यक्ति को लिए क्या अधिकार हैं, ये सारे सारे नियम ये लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से हो जाता है राज्य के नियम। यहाँ पे मैंने गांव माना है, गांव की जगह आप राज्य मान सकते हो, राजस्थान मान सकते हो, उत्तर प्रदेश मान सकते हो। तो वहां पे पंचायत की जगह क्या हो जाएगा, विधानसभा। अगर राज्य की जगह आप राष्ट्र पे चले जाओ यानी देश पे चले जाओ, तो वहां पे इस पंचायत की जगह क्या हो जाएगा, संसद। हमारे भारत में कट्टू कर देते हैं, हम देश पे पहुंच जाते हैं, गांव को छोड़ के अब हम देश पे पहुंच जाते हैं कि ये एक देश था। मैंने गांव का एग्जांपल दिया, पर ये देश था, इसमें 100 घर थे। 100 घर की बजाय मैं बोल देता हूँ 545 घर थे। कितने घर थे, 545 घर। अब इन 545 घरों से बोला गया है कि आप हर घर से एक एक मुखिया चुन के भेजो, एक एक मुखिया चुन के भेजो, और वो यहाँ पे एक संसद है, संसद में जाएंगे और संसद में कानून बनाएंगे उस देश के लिए। तो ये एक एक मुखिया भेजते हैं तो 545 एमपी हो जाते हैं, और वो जहां जाने के बाद में क्या बनाते हैं, कानून। तो राज्य के लिए नीति, राज्य के लिए नियम बनाना, ये कहलाता है राजनीति। और अगर वो नियमों को एक किताब में लिख दिया जाए, एक पुस्तक में कोडिफाई कर दिया जाए, तो उसे बोला जाता है संविधान। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियरिफाई हो गया होगा राजनीति का मतलब और संविधान का मतलब। ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। मैंने गांव का एग्जाम्पल दिया था, पर मैं अब इसे देश पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा देश है, इस देश में 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की आबादी को 545 घरों में यानी 545 सांसद क्षेत्रों में बांटा हुआ है, ठीक है। और उन क्षेत्रों में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग रंग के लोग रहते होंगे। उनके लिए नियम बनाना है, तो ये 545 जो क्षेत्र हैं, ये सांसद क्षेत्र हैं, एक एक मुखिया चुन के अपना भेजेंगे संसद में। संसद में वहां पे कानून बनाए जाएंगे, वो पूरे देश में लागू होंगे और सभी को पालन करने होंगे। और उन कानूनों को अगर एक किताब में लिख दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, संविधान। सम प्लस विधान समान है, जो कानून सभी के लिए संविधान। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, राज्य के नियम अगर उन्हें किताब में लिख दिया जाए तो उन्हें संविधान बोला जाता है। कुछ एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे संविधान को क्या कि मौखिक रूप से मान लिया जाता है, किताबों में नहीं लिखते हैं, कि किसी ने पुराने समय पे बोला, उसे कुछ लोगों ने याद कर लिया, पंच पटेलों ने, फिर उन्होंने आगे आने वाले पंच पटेलों को बता दिया, किताब में नहीं लिखा। लेकिन उस मौखिक संविधान की प्रॉब्लम ये होती है, मौखिक नियमों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मिसयूज किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर पंचायत बैठ रही है, किसी व्यक्ति को घूस दे दी, तो वो उसे तो मुंह जबानी याद है, कहीं किताब में तो लिखे नहीं है, तो मुंह जबानी में तोड़ मरोड़ करके पेश कर देगा कि मेरे पिताजी ने या मेरे हमारे पुराने पंचों ने ये बताया था, इस तरीके से इस व्यक्ति को सजा दे दो, जबकि वो गलत कर रहा है। तो मौखिक में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सभी को लिखा जाना चाहिए, सभी नियमों को, तो वो हो जाता है संविधान। बाकी संविधान क्यों बनता है कि ये खेत किसके हैं, जंगल किसके हैं, पहाड़ किसके हैं, इन पे कौन अधिकार करेगा, ये राज्य के नियम बनाए जाते हैं, उनमें लिखा जाता है। ये नदियां, ऐसे कौन क्या काम करेगा, इसमें भी राज्य के नियम, कौन को सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में पास होने के बाद में आपको सरकारी मिलेगी, यानी कौन क्या काम करेगा ये भी संविधान की किताब में लिखा हुआ होगा। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। कानून जो है, कानून बनाए जाएंगे, बहुत सारे कानून, तो मैंने सब कुछ बताया। राज्य की नीति जो होती है वो कानूनी होती है। अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध कानून बनाया जाएगा। अगर कहीं पे सती प्रथा अभी भी लागू है, चल रही है, तो सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए जाएंगे। अगर कहीं पे किसी भी जाति धर्म भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है, तो उनके लिए प्रिवेंशन के लिए कानून बनाए जाएंगे। तो ये सब जो होता है राजनीति और संविधान का हिस्सा होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया है। अब मैं राजनीति की हिस्ट्री बता देता हूं आपको, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी। उधर जाने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि गांव के नियम पे अगर कोई नियम बनाएगा तो वो बनाती है पंचायत। अगर राज्य के नियम पे, अगर कोई राज्य के लेवल पे अगर कोई नियम बनाएगा तो वो बनाती है विधानसभा। और अगर देश के नियम पे कोई नियम बनाना है, अगर देश के लेवल पे कोई नियम बनाना है तो वो बनाती है संसद। और संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही आती हैं, लेकिन लोकसभा का रोल ज्यादा रहता है। और उसके बाद में अगर पूरे विश्व के लेवल पे नियम बनाना है तो वो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। आपको याद रखना है विश्व के लेवल पे नियम कौन बनाएगा। अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई का सुलटारा करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यूएन। भारत और पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के ऊपर विवाद हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, यूएन। अगर दो राज्यों में छोटे मोटे विवाद हो रहे हैं, भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी पे विवाद हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, देश में, और वो भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास में। वो न्यायालय वाली बात हो गई। लेकिन मैंने ये बताया कि गांव के लेवल पे नियम कौन बनाएगा, पंचायत। राज्य के नियम पे विधानसभा।
और उसके बाद में देश के नियम पे संसद, और विश्व के लेवल पे कौन बनाएगा? विश्व के लेवल पे बनाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करते हैं राजनीति के इतिहास की। वैसे तो मैं आपको पुराने लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि जो मनुष्य का जो जन्म हुआ था वो अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। हो सकता है आगे आने वाले पे समय पे चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। जो हमारी जो प्रजाति है होमोसेपियन, हम होमोसेपियन है, आप और हम सभी होमोसेपियन है। हमारी जो प्रजाति है उसका जो पहला जीव था वो अफ्रीका में पैदा हुआ था। उसे एक मादा नाम दिया गया है, लूसी बोला जाता है। अफ्रीका में पैदा हुआ था तो उसे लूसी नाम दिया जाता है। कि बोलते हैं कि आज से करीब करीब 30 लाख वर्ष पहले लूसी का जन्म हुआ था। पहले होमोसेपियन मनुष्य का जन्म हुआ था। तो उस समय तो वो बिल्कुल जानवरों की तरह ही रहता था, उसमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं था। एक चिंपैंजी ही था। आप लूसी का फोटो देख सकते हो इस साइड में, मैं आपके लिए लूसी का फोटो लगा देता हूँ। जो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर डिजाइन से बना है वो लूसी का फोटो आप देख सकते हैं। तो उस समय जो मनुष्य और चिंपैंजी कुछ खास अंतर नहीं था, जानवरों की तरह ही रहता था मनुष्य भी। लेकिन धीरे धीरे कुछ आविष्कार हुए, आविष्कारों के बाद में चेंज होता गया मनुष्य का जीवन, और बाद में पूरी कहानी बनती गई। तो एक एक करके कहानी देखते हैं। कहानी इस तरीके से है कि 30 लाख साल पहले प्रथम मनुष्य का जन्म हुआ, और जो अफ्रीका में जन्म हुआ था नाम था लूसी। और ये कौन सा है? होमोसेपियन प्रकार का जानवर है। तो शुरुआत में कैसा था? वो असभ्य था, आदिवासियों की तरह रहता था, जानवरों जैसा था। उनके लिए कोई नियम नहीं होते थे, कोई ऐसा नियम नहीं होता, कोई पति पत्नी नहीं होती थे। मतलब वो खाना क्या खाता था? मांस खाता था या कुछ भी, मतलब जो भी मिल जाता था वो खा लेता था। उसके बाद में उसके पास घर नहीं होते थे, उसके पास में कपड़े नहीं होते थे, और रिश्ते नाते उसके लिए नहीं। इस तरीके से जो पुराने समय पे जो मनुष्य था उसके लिए कोई नियम थे, यानी पूर्ण रूप से जानवर था। लेकिन धीरे धीरे कुछ विकास हुए, आविष्कार हुए। आविष्कार क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ, पालतू जानवर बनाने लगा, कृषि का आविष्कार किया, और पहिए का आविष्कार किया। इन चारों आविष्कारों की बहुत खासियत है। आग का आविष्कार अगर हो जाएगा, अपने हाथ में आग ले लो तो सभी जानवर डरने लग जाएंगे। रात में अंधेरा हो रहा है तो आग से मशाल जला के उजाला कर लो। उसके बाद में खाना पका के खाओ आप, तो आग के आविष्कार से फायदे हुए। उसके बाद में पालतू जानवरों से भी फायदा हुआ कि आपको यहाँ से और 200 किलोमीटर दूर जाना है तो किसी घोड़े पे बैठ के चल जाओ 3 घंटे में। अगर वही काम आप पैदल करोगे तो उसे आपको 2 दिन लग जाएंगे, तो समय की बचत हो गई। अब होता है कि पहिए का आविष्कार हो जाता है। अब पहिए का आविष्कार ये फायदा ये हुआ कि मनुष्य जो पीठ पे अपना सामान लाद के ले जाता था, उसने पहिए के ऊपर गाड़ी बनाई और गाड़ी को किसी घोड़ा से या बैल से जोड़ दिया। अब वो जो पीठ पे सामान लाद के ले जाता था उसे गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी ले जाएगी, तो मनुष्य का जीवन आरामदायक हो गया। अब उसे अपनी पीठ पे नहीं ले जाना पड़ेगा, समय की भी बचत हो रही है, जिंदगी आरामदायक भी हो रही है। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कृषि का आविष्कार। कृषि का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहली बार अगर पूछा जाए, पहली बार बायोलॉजी का पूर्ण रूप से आविष्कार कौन सा था, तो वो था कृषि। पहली बार साइंटिफिक आविष्कार जो था वो था पहिए का आविष्कार। प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार पहिए का आविष्कार। प्रथम जीव विज्ञान का आविष्कार यानी प्रथम बायोलॉजिकल प्रोसेस आविष्कार जो हुआ था वो कृषि का आविष्कार हुआ था। तो इससे मनुष्य को बहुत सारे एडवांटेज मिलने लग गए, और वो पुराने तरीके से जो आदि मानव की तरह रहता था उससे बिल्कुल चेंज हो गया, नए तरीके में आ गया। यानी उसकी जिंदगी जो आरामदायक हो गई तो उसने सभ्य तरीके से रहने लग गया, रिश्ते नाते बनाने लग गया, खाना खेती पे डिपेंड हो गया, गेहूं खाने लग गया, चावल खाने लग गया। अब उसे एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो वो गुफाओं में रहता था, अब उसने घर बनाने शुरू कर दिए। पहले तो वो गुफाओं में रहता था, उसके बाद में वो मकान बनाने लग गया, उसके बाद में वो कपड़े पहनने लग गया, यानी सही ढंग से रहने लग गया। तो इस तरीके से उसका जो पुराना जो जीवन था जानवरों का, और इस समय तक पहले तो बराबर था जानवर और मनुष्य, लेकिन अब ये आविष्कार होने के बाद मनुष्य ऊपर आ गया और जानवर नीचे रह गए। तो मनुष्य क्या हो गया है? सभ्य हो गया। अब सभ्य हो गया तो रिश्ते नाते भी बनाने लग गया। पहले तो रिश्ते नाते होते ही नहीं थे, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होता था, अच्छा जानते ही नहीं थे पहले जानवरों की तरह। अब भी जानवर नहीं जानते हैं। अगर कोई कुत्ता है तो अपने बच्चों को पैदा करके भूल जाता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे भी हो सकते हैं, तो वो जानते नहीं थे पुराने समय पे। लेकिन इस समय जब मनुष्य सभ्य हो गया तो उसने ये सारी चीजें सोचना भी शुरू कर दिया कि मैं अब जब इस तरह सही तरीके से रह रहा हूँ तो रिश्ते नाते भी बनाऊं, परिवार भी बनाऊं, परिवार बना के एक समूह में इकट्ठा रहने लग जाऊं। तो उसके बाद में वो समूह में रहने लग गया, गांव बनने लग गए, कस्बे बनने लग गए और शहर बनने लग गए। बस यहीं से राजनीति की शुरुआत हो गई। जहां पे लोग इकट्ठे रहने लग जाएंगे, जहां पे लोग इकट्ठे एक समूह में रहने लग जाएंगे, वहीं पे राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब लोग इकट्ठे रहेंगे तो उनमें आपस में लड़ाई होगी किसी ना किसी बात पे। उस लड़ाई को रोकने के लिए उन सभी लोगों को मिल बैठ के नियम बनाने पड़ेंगे। अगर नियम नहीं बनाए तो वो आपस में लड़ लड़ के आपस में एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे।
तो जब भी वो समूहों में रहने लग जाता है तभी से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। गांव में रहता है तब से ही राजनीति की शुरुआत, कस्बे शहर बड़े लेवल पर राजनीति की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है राजनीति, और इस राजनीति को अगर किसी किताब में लिख दिया जाए, इस राजनीति के नियम को लिख दिया जाए, राज्य के नियमों को, तो वो कहलाता है संविधान। क्या कहलाता है? संविधान। अगर राज्य के नियमों को किसी किताब में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? संविधान। गांव के लेवल पे नियम बनाने का काम कौन कर रहा है? पंचायत। राज्य के लेवल पे नियम बनाने का काम कौन कर रहा है? विधानसभा। देश के लेवल पे नियम बनाने का काम कौन कर रहा है? संसद। और विश्व के लेवल पे नियम बनाने का काम कौन कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके से ये पूरी राजनीति की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बस यहाँ पे समझाना था कि जब भी मनुष्य समूह में रहने लगता है तो उसके बाद में राजनीति शुरू हो जाती है। अगर राज्य के लिए नियम नहीं बनाए तो लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। अब राजनीति के बाद में प्रॉब्लम आती है कि राजनीति किस तरीके की बनाए। एक तो मैंने आपके लिए बता दिया था अराजकता। अराजकता, अराजकता वाले कहते हैं कि कोई नियम मत बनाओ, हमें कोई नियम नहीं चाहिए, आजादी। आप जो नारे सुनते हो जेएनयू वाले, इनको भी कभी कभी अराजकता का दिया जाता है कि ये कहते हैं नहीं, हमें भाई साहब ये जो रेड लाइट है इस पे नहीं रोकना है, कि हम आजाद पैदा हुए, हमारी मर्जी, बाइक को हम तेज दौड़ाएंगे, हम तो इस रेड लाइट पे नहीं रोकेंगे, हम चालान नहीं भरेंगे, हमारी मर्जी, हेलमेट नहीं पहनना है हमें। जबकि सरकार ने तो नियम बनाया हुआ है हेलमेट पहनने का। नहीं यार, हम तो स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हमारा एक्सीडेंट होगा, हम मर जाएंगे, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं पहनेंगे हेलमेट। वो होता है अराजकता, यानी आजादी आजादी के नारे लगाना, बेमतलब में आजादी आजादी के नारे लगाना, और जो नियमों का विरोध करना कि नहीं, नियम नहीं बनाने। नियम, मेरे हिसाब से नियम तो बनाने चाहिए, लेकिन उन नियमों को कठोर नहीं बनाना चाहिए। अगर ज्यादा ही नियम बना दें, पूरा का पूरा जिंदगी नियमों में उलझा दें, मनुष्य को रोबोट ही बना दें, तो उसके बाद में भी जिंदगी एक कठिन हो जाती है। और बिल्कुल ही नियम ना हो तो भी जिंदगी कठिन हो जाती है। जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि बीच का मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्ग, जो मैंने बता चुका हूं बुद्ध वाले लेक्चर में, मध्यम मार्ग अपनाओ, बीच के रास्ते अपनाओ, नियम भी बनाओ और आजादी भी दो, थोड़ी सी आजादी दी वो और नियम भी बनाओ। तो मेरे हिसाब से अराजकता वाली बात समझ में आ गई होगी। अराजकता तो नहीं चल सकती आज के समय पे, थोड़ी बहुत अराजकता बची हुई है तो वो अफ्रीका के कुछ एक देशों में जहाँ पे आपस में लड़ाई चलती रहती है, वहां कोई सरकार नहीं है, तो वहां अराजकता फैली हुई है। उसके बाद में आ जाता है तानाशाह। तानाशाह, तानाशाह का एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि वो जो गांव मैंने बताया था 100 घरों वाला, 1000 के लोग जनसंख्या वाला, उस गांव में एक व्यक्ति के पास में 20 सदस्य हैं। एक व्यक्ति के पास में 20 सदस्य हैं और सभी के सभी मुस्टंडे हैं, पहलवान हैं। तो वो क्या करता है, अपने लठ के बल पे सभी गांव की जितनी भी भैंसें हैं, सभी खेत हैं, उन पे कब्जा कर लेता है, सभी भैंसों पे और खेतों पे कब्जा कर लेता है। तो सारी की सारी संपत्ति किसकी हो गई? उस तानाशाह एक व्यक्ति के पास में। किसके आधार पे? उसके लठ के यानी पावर के आधार पे। तो तानाशाह हुआ। अब वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा गांव वालों को, अगर नहीं मानेंगे तो पिटाई करेगा वो। तो वो हो जाता है तानाशाह, एक तरीके से कि मैं हो गया पूर्ण रूप से राजा, अब मैं जो करूंगा वही माना जाएगा, ये होता है तानाशाह। ये भी राजनीति का एक रूप होता है, उसने भी नियम बना दिए, अब वही लड़ाई लड़ेगा, उसके अलावा कोई लड़ता दिखेगा तो उसको पीट देगा वो। तो इस समय ये तानाशाह होगा। एक हो जाता है राजतंत्र। राजतंत्र और तानाशाह में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है राजतंत्र और तानाशाह में। राजतंत्र में इतना है कि राजा जो है वो अपने आप को सर्वे सर्वा तो मानता है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत मंत्रिपरिषद का कहना भी मान लेता है, थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री भी रख लेता है, थोड़ा बहुत सेनापति भी रख लेता है, साहित्य को भी बढ़ावा देता है, राज्य के लोगों की भलाई करने के बारे में भी सोच लेता है। तो राजतंत्र थोड़ा सा तानाशाह से उदार होता है, लेकिन अंतर कुछ नहीं है, अब भी उसी एक व्यक्ति की चल रही है, राजा की चल रही है। हमारा जो राजस्थान है रजवाड़ों का राज्य था, तो उसमें भी ज्यादातर राजतंत्र ही थे आजादी से पहले। उसके बाद में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई साहब ये जो आप मुखिया भेज रहे हो, ये मुखिया वोट डाल के भेजो। आपके गांव में, आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों पे वोट डलवाओ कि किस मुखिया को भेजना है, और फिर वो मुखिया जाके ऊपर लेवल पे प्रधानमंत्री लेवल के आदमी को चुनेंगे वोट दे दे के। जिसके वोट 50 से यानी आधे से ज्यादा हो जाएंगे तो वो हो जाएगा अपना मुखिया, मेन मुखिया। जैसे सरपंच बोल सकते हो गांव के लेवल पे, राज्य के लेवल पे मुखिया, मुख्यमंत्री बोल सकते हो, और देश के लेवल पे आप उसे प्रधानमंत्री बोल सकते हो। तो ये होता है लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन। जनता का शासन कैसे? कि जनता ने चुना है मुखिया को। राजतंत्र में जनता ने नहीं चुना था मुखिया को, तानाशाह में जनता ने नहीं चुना था मुखिया को, तानाशाह तो लठ के बल पे बन गया। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बन गया, लेकिन लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जब 2019 में चुनाव होंगे तो उस समय आप वोट दे के आओगे, आपके वोट के आधार पर प्रधानमंत्री बनेगा। ये हुआ लोकतंत्र। उसके बाद में आता है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
साम्यवाद को समझिए पहले। साम्यवाद का मतलब होता है कि पूरे उन 100 जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति होशियार बन के निकल के कि मुझे सच्चाई का पता है, मैं जानता हूं कि हमारे लिए अब तक अन्याय हुआ है, सभी लोगों को बराबर कर दो, यानी सभी लोगों के लिए काम बराबर बराबर बांट दो, सभी लोगों के लिए पैसा बराबर बराबर बांट दो, सभी लोगों के लिए खेत बराबर बराबर बांट दो। ये होता है साम्यवाद, यानी सभी लोग समान कर दो। विचारधारा अच्छी है, सभी लोगों को समान कर दो, अच्छी बात है यार, ऐसा हो जाए तो फिर इससे अच्छा क्या है। लेकिन प्रॉब्लम होती है, साम्यवाद में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड, मैंने अपने यूनिवर्सल लॉ बताए थे, और दूसरा जो बताया था एवरीथिंग इज रिलेटिव नथिंग इज एब्सोल्यूट। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो एक समान हो जाए। मेरी विचारधारा और आपकी विचारधारा पूरी जिंदगी में कभी भी मैच नहीं कर सकती। मेरे अंदर जो गुण है, बायोलॉजिकल गुण है या अपने माता पिता के द्वारा जेनेटिक गुण आए हैं, वो गुण आप में बिल्कुल अलग होंगे, मुझ में बिल्कुल अलग होंगे। तो मनुष्य कभी भी समान हो ही नहीं सकता। विचारधारा सही है कि सभी को समान कर दो। किसी व्यक्ति का क्रिकेट खेलने में मन है, लेकिन उस पर जबरदस्ती बोला जा रहा है कि 2 घंटे क्रिकेट खेल, 2 घंटे पढ़ाई कर। किसी व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाई करने में मन है, उससे बोला जा रहा है 2 घंटे पढ़ाई कर, 2 घंटे क्रिकेट खेल, 2 घंटे फुटबॉल खेल। मतलब यानी बराबर बराबर समय बांट दिया सभी कामों के लिए। तो जो पढ़ाई करने वाला है वो अन्य कामों में रुचि नहीं ले सकता। चीन में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी आ गई, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। माओ सेतुंग उनके नेता थे। वो 1949 में वहां की जो मेन राष्ट्रीय नेशनलिस्ट पार्टी थी कुओमिंटांग, उसको हरा के वहां पे अपना शासन स्थापित कर दिया कि अब तक यहाँ पे शोषण हुआ है, जो भी हुआ है अब हम जो कहेंगे वो होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का बोलना था। और उन्होंने सभी गांव में जितने भी जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन जमींदारों की जो खेती थी, बड़ी बड़ी खेती होती थी, 200 200 300 300 बीघा जो खेत होता था, उन सभी जमींदारों को सबसे पहले तो बुलाया अपने पास में। कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी थे, ठीक है। तो उन्होंने सभी 20 कम्युनिस्ट पार्टी के जो माओ जेडोंग थे, उन्होंने उन 20 लाख जमींदारों को गोलियों से भून दिया था, क्योंकि वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने उस जमीन को राष्ट्रीयकरण कर लिया और गांव के सभी लोगों के लिए बराबर बराबर बांट दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों के लिए फ्री में जमीन मिल गई और लोगों को गारंटी भी मिल गई कि सरकार कम्युनिस्ट है, कहीं ना कहीं से तो खाना भी देगी। तो लोग निकम्मे हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया कि मैं क्यों मेहनत करूं, कहीं ना कहीं से सरकार लाके देगी। सरकार ने सभी घरों में लोहे की फैक्ट्रियां लगवा दी, हर घर में कि आप हर घर में लोहा बनाओ। यार जिस व्यक्ति का लोहे के बनाने में, लोहे में इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति के घर में लोहे की फैक्ट्री। लेकिन वो तो चाहते थे समाजवाद, कि सभी के घर में उद्योग हो, सभी के घर में खेती हो। लेकिन वो पूरा सिस्टम उस समय फेल हो गया था। उसके बाद में चीन 1980 के बाद में दूसरा रास्ता अपना लिया था। पार्टी अब भी सीपीसी है, लेकिन रास्ता उनका दूसरा हो गया। तो साम्यवाद विचारधारा अच्छी है, सभी समान हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि साम्यवाद में काम नहीं हो पाता है, साम्यवाद में लोग निकम्मे हो जाते हैं। चलो ये समझ लिया। समाजवाद में ये होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम चल रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो गरीब लोग हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको खाना देने की जिम्मेदारी सरकार की है, बस ये हो जाता है समाजवाद। समाजवाद बहुत अच्छी विचारधारा है, समाजवाद दी बेस्ट विचारधारा लगती है मुझे। ये राइट विंग लेफ्ट विंग इन सब के बीच में होती है। तो लोकतंत्र में भी मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर में बताया था, राइट विंग यानी दक्षिण पंथ होता है, साम्यवाद भी होता है। ये मैंने सारी सारी विचारधाराएं राजनीति की आपको बता दी हैं। अब हम पूरा पूरा सिलेबस जो अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं इस पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में, वो अब हम देख लेते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, अंग्रेज जब भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने संविधान सभा बनवाई थी। और संविधान सभा का उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान बनाना, यानी जो आगे आने वाले नियम है उनको एक किताब में लिख देना। तो संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 से अपना काम शुरू किया तथा 26 नवंबर 1949 तक काम किया। 26 नवंबर 1949 तक काम किया और पूरा संविधान बना दिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो हमें नॉर्मली इस पॉलिटी वाली सब्जेक्ट में उस संविधान के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है कि संविधान में क्या क्या नियम बनाए हुए हैं। तो अब हम पूरा डिटेल से वो सिलेबस देख लेते हैं और आगे आने वाले 40 आगे आने वाली 39-40 लेक्चर सीरीज इस पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पूरे इस संविधान का क्रैश कोर्स देखेंगे। संविधान में मेन क्या बातें लिखी गई हैं, प्रमुख क्या क्या विशेषताएं। ये क्रैश कोर्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं इसे उस हिसाब से बनाऊंगा कि आप थोड़ा सा जल्दी में हो और आपको किसी भी एग्जाम में 70-80% क्वेश्चन सॉल्व करने हो।
तो ये जो क्रैश कोर्स है हो सकता है 4 घंटे का या 5 घंटे का हो जाए, तो मैं इसे अलग अलग पार्ट में बना दूंगा। पहले नंबर पे पूरे संविधान का ओवरव्यू देख लेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, राज्य के लिए क्या नियम है, देश के लिए क्या नियम है, अपनी ग्राम पंचायतों के लिए क्या नियम है, आपातकाल के लिए क्या नियम है। तो ये सारा सारा ओवरव्यू में हम देख लेंगे। मेरे हिसाब से आप इस क्रैश कोर्स वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 जितना भी होगा, उनको आप देख लेंगे तो किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 70 से 80% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आएंगे हम आईएएस और आरएस लेवल के हिसाब से हर टॉपिक पे डिटेल्ड एनालिसिस पे। पहले बात हम क्रैश कोर्स देख लेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास पुराने समय से, संवैधानिक इतिहास नॉर्मली अंग्रेजों के समय से ही लिखना शुरू किया गया था। उससे पहले भी राज्य के नियम होते थे। मैंने बताया था कि राजतंत्र हो सकता है, राज्य के नियम उस समय भी होते हैं जिस समय राजा होता है, लेकिन उस समय लिखित नहीं होते और वो मनमर्जी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अंग्रेज जब आए सन 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने लागू किया, तो वो संवैधानिक विकास वहीं से शुरू हो जाता है। और 1950 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा भारत का संविधान बना, तो वो एक पूरा हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजी है, उसे हम देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास को। उसके बाद में थर्ड टॉपिक होता है संविधान सभा। 1946 में चुनाव हुए थे जुलाई के महीने में और संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में वो संविधान बनाया था। तो उस संविधान सभा के बारे में देख लेंगे कि कौन अध्यक्ष थे, कौन कौन को किस किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, संघ समिति, जनता समिति, ये सारी चीजें इस संविधान सभा में हम देख लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रीएम्बल इंग्लिश में, और इसे आप बोल सकते हो इंडेक्स। किसी भी आप किसी पुस्तक को पढ़ते हो तो उस पुस्तक को पढ़ने से पहले उस पहले पेज पे इंडेक्स होती है या कुंजी होती है, उसमें उस पुस्तक में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो उसे बोला जाता है प्रस्तावना। जैसे कि आप मेरे इस लेक्चर को, इस लेक्चर सीरीज का प्रस्तावना मान सकते हो, क्योंकि मैं इसमें पूरा पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं। तो प्रस्तावना का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनमें जो जो एक एक शब्द हैं वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आपने प्रस्तावना बहुत बार पढ़ी होगी, पुस्तकों के पीछे लिखी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, इस तरीके से वो अपनी प्रस्तावना सीआरटी वगैरह की पुस्तक में मिल जाती है। उसके बाद में संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। संविधान में कहाँ कहाँ से, जो संविधान में जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, वो संविधान के स्रोत देखेंगे। अलग अलग देशों से बहुत संविधान में बहुत कुछ कॉपी पेस्ट किया गया है, तो माना जाता है कि ज्यादातर अपना जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट किया गया ही है। उसके बाद में अनुसूचियां देखेंगे। कुल मिला के पहले 8 अनुसूचियां आती थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। हर अनुसूची के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेंगे एक बार से क्रैश कोर्स की तरह, फिर यहाँ पे भी दोबारा से ओवरव्यू कर लेंगे। उसके बाद में हम नागरिकता पे आ जाएंगे कि भारत के नागरिकों के लिए भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में मूल अधिकार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मूल अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार यानी भारत के नागरिकों के अधिकार, आपके मेरे सभी के अधिकार। एक तो होती है सत्ता और एक होती है सामान्य जनता। सत्ता के पास तो पता नहीं अपनी मनमर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन उसके भी सीमित अधिकार होते हैं। लेकिन नागरिकों के भी कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के अनुसार से कोर्ट में जा सकते हो। अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पे सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। तो मूल अधिकार देखेंगे। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व। हर राज्य के, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी राज्य को अपना शासन कैसा चलाना है, इसके लिए कुछ कल्याणकारी बातें बताई गई हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। फिक्स नियम बनाओ, आप सभी लोगों को फ्री शिक्षा दो, आप संपत्ति को एकत्रीकरण मत होने दो। तो ये नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। उसके बाद में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अब पहले क्या था कि लोगों को सिर्फ मूल अधिकार थे, अधिकार ही अधिकार प्राप्त थे। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार अधिकार से काम नहीं होता है, लोगों को, नागरिकों को कर्तव्य भी दो कि आप कर्तव्यों का पालन करो, तब आपको मूल अधिकार मिलेंगे। उसके बाद में बात किया जाएगा, इन सभी का हम रिवीजन कर लेंगे। इतना लेवल करने के बाद में हम संघ के लेवल पे आ जाएंगे, यानी सेंटर के लेवल पे। सेंटर पे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, भारतीय संसद का क्या प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के बारे में आ जाएंगे, राष्ट्रपति कैसे बनेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, आयु क्या होगी, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, जैसे ही सेम टू सेम उपराष्ट्रपति के लिए। उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा,
कौन कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है, कितने लोग राज्यसभा में रहेंगे, कितने लोग लोकसभा में रहेंगे, कब कब बढ़ाए जा सकते हैं, कब कब घटाए जा सकते हैं। उसके बाद में लोकसभा में से प्रधानमंत्री बन के आएगा तो प्रधानमंत्री बनने का चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी। उसके बाद में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। इस तरीके से हम इन चीजों को देख लेंगे, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद। उसके बाद में सरकार के लेवल पे कुछ प्रमुख हायर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनको देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है। उसके बाद में कैग, जिसे आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जिसे बोला जाता है, उनके बारे में हर चीज देखेंगे, कितनी उम्र होती है, कितनी योग्यता होती है, क्या क्या उनके कार्य हैं, ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद में संसदीय समितियां, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसके बाद में उच्च न्यायालय के बारे में हम देखेंगे। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं अपने पूरे भारत में, 24 उच्च न्यायालय हैं, उनको देखेंगे। हर उच्च न्यायालय के बारे में लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह पे दो दो राज्यों के बीच में एक ही उच्च न्यायालय है। उसके बाद में हम बात करेंगे राज्य के लेवल पे। अब हम राज्य के लेवल पे आ जाएंगे, ये तो देश की बात चल रही थी, अब राज्य के लेवल पे आ गए। अब सबसे पहले राज्य के लेवल पे राज्य का मुखिया कौन होगा, राज्यपाल, कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है ये देखेंगे। उसके बाद में राज्यपाल की सहायता के लिए कौन होगा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ में भी मंत्रिपरिषद होगी। तो इनका कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन है और उनकी क्या योग्यता है, क्या उम्र है, ये सब कुछ इसमें देखेंगे। उसके बाद में कानून कहाँ बनेंगे, विधानसभा और विधान परिषद में, तो उनके लिए राज्य वाले लेवल पे कौन से अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। उसके बाद में राज्य में कुछ आयोग होते हैं और परिषद होते हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग होता है, SC ST आयोग होता है, इस तरीके से बहुत सारे आयोग होते हैं और परिषद होती है, उनके बारे में देखेंगे अनुच्छेद। उसके बाद में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, अगर केंद्र और राज्यों के बीच में किसी बात पे झगड़ा चल रहा है, अगर कोई कानूनी पचड़ा है, तो उनके लिए क्या 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 नियम है, वो सारे केंद्र और राज्यों के बीच वाले संबंध लेक्चर नंबर 30 में देखेंगे। उसके बाद में निर्वाचन आयोग होता है, कहीं पे भी चुनाव करवाना हो तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमिश्नर होता है, देश के लेवल पे होता है, वो MPओ का चुनाव भी करवाता है और MLA का भी चुनाव करवाता है, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, मुख्य निर्वाचन आयोग। और अपने राज्य के लेवल पे भी होता है राज्य निर्वाचन आयोग, वो गांव के लेवल पे, जिला प्रमुख लेवल पे, प्रधान लेवल पे जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद में भाषाएं, भाषाएं कुछ अनुच्छेद फिक्स किए गए हैं 343 से 351 के बारे में कि राज्य की भाषा क्या होगी। कुछ आधिकारिक भाषाएं भी फिक्स हैं अपने संविधान में, वो सारी लेक्चर नंबर 32 में। उसके बाद में आपातकाल उपबंध 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये सारे सारे लेक्चर नंबर 33 में देखेंगे। उसके बाद 34 में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में राजनीतिक दल कैसे बनाए जाएंगे, राजनीतिक दल बनाने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है, चंदा इकट्ठा करना होगा, कितना पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए राजनीतिक दल वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में दल बदल विरोधी कानून लेके आया गया था, तो उस दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, उसके बारे में लेक्चर नंबर 36 में देखेंगे। उसके बाद में 37 वाले लेक्चर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार होती है, तो किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था और 39वां, ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन रहेगा कि फ्यूचर में भारत की राजनीति कैसी रहने वाली है। ये मतलब एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा लेक्चर लास्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको पूर्ण रूप से सिलेबस बता दिया है। सबसे पहले मैंने राजनीति का मतलब बताया था, राज्य की नीति। अगर उस राज्य की नीति को एक किताब में लिख दें तो संविधान यानी राज्यों के नियमों को किसमें लिख दिया, किताब में लिख दिया गया। तो भारत में एक संविधान है, तो उसकी संविधान सभा 1940 में जो गठित हुई, उसके द्वारा संविधान बनाया गया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि राजनीति का पूरा इतिहास, किस तरीके से राजनीति की शुरुआत होती है, जब मनुष्य समूहों में रहने लग जाता है तो वहां पे राजनीति बनने लग जाती है। उसके बाद में मैंने आपको गांव का एग्जाम्पल बताया था, एक गांव में 100 घर हैं, हर घर में 10 सदस्य हैं। अब गांव में लड़ाई झगड़े ना हो तो नियम बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने के लिए हर घर से एक मुखिया भेजा जाएगा।
उसे मैंने देश पे अप्लाई किया था। मान लीजिए अपना देश है, उसमें 545 घर हैं, सभी घर अपने अपने घर से एक एक एमपी भेजेंगे और संसद में जाके वो एमपी देश के लिए नियम बनाएंगे। उसके बाद में मैंने आपको राजनीति के प्रकार बताए थे कि हो सकता है अराजकता, वो नियमों को नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद में मैंने बताया था कि राजतंत्र हो सकता है लोकतंत्र हो, उसके बाद में मैंने बताया था समाजवाद, और उसके बाद में लास्ट लास्ट में बताया था साम्यवाद। और फाइनली हमने पूरा आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में क्या क्या लेक्चर पढ़ने वाले हैं ये अपना सिलेबस देख लिया है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। राम राम साहब।